नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, आज 20 जनवरी है और आज का अपना संपादकीय हम जनसत्ता से लेकर आए हैं। यह एक्चुअली एक लेख है, संपादकीय नहीं है। संपादकीय भी अच्छा नहीं था, तो जो भी अच्छी खबरें या लेख होते हैं और हमारे प्रीलिम्स या मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? अपने काम का मटेरियल निकालना है, वो संपादकीय के तहत दिया गया हो या किसी अन्य खबर या लेख के तहत। तो आज ये एक समसामयिक लेख है, समुद्री कचरा, बदल रही अर्थव्यवस्था, बढ़ रही उम्मीद। तो ये ब्लू इकोनॉमी के ऊपर है और आप सब जानते हैं ब्लू इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, GS1 में भी है। GS1 में आप देखते हैं कि समुद्री संसाधन एक टॉपिक है जो ज्योग्राफी के तहत आता है और GS3 में इकोनॉमी के तहत आता है, अर्थात चक्रीय अर्थव्यवस्था। ये GS3 में पूछा जा सकता है। तो यह टॉपिक आपके दोनों पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं ये आर्टिकल और इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया, मैं दिखा देता हूँ। समुद्री कचरे से उत्पन्न ब्लू सर्कुलर इकोनॉमी अर्थात नीली चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा को समझाइए। भारत के संदर्भ में इसे आर्थिक अवसरों, पर्यावरणीय लाभों और प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो इसकी चुनौतियां बतानी है और लाभ और अवसर बताने हैं। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मॉडल उत्तर आपके लिए तैयार कर दिया गया है, बेहतरीन। बाकी थोड़ा सा ये देख लेते हैं इस टॉपिक का लिंकेज कहाँ है। ये देखिए, GS पेपर 1 आपका तटीय क्षेत्र, समुद्री संसाधन, ये सीधा सीधा टॉपिक दिया गया है। मानव और पर्यावरण अंतःक्रिया, तो ये दोनों ज्योग्राफी के टॉपिक हैं और आपका ज्योग्राफी में ये पूछा जा सकता है सीधा सीधा। समुद्री संसाधन पर आप देखते होंगे कि हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद ये चक्रीय अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि आप जिस थर्ड में जानते हैं कि पर्यावरण भी उसका एक सेक्शन है और पर्यावरण सेक्शन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी पूछे जाने की संभावना अच्छी है। और स्टार्टअप और औद्योगिक विकास, स्टार्टअप क्योंकि समुद्री जो अर्थव्यवस्था है उसके संदर्भ में कई स्टार्टअप शुरू होते हैं और यह किए जाने चाहिए, उस संदर्भ में भी हम डिस्कस करेंगे पूरा। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9811504781। कोई भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह से संबंधित क्वेरी है तो सीधा आप मैसेज कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये एक टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इससे जुड़ सकते हैं। GS3 की टेस्ट सीरीज, अभी इसमें 2 ही टेस्ट हुए हैं, बाकी अभी होने हैं। चलो देखते हैं। ये कचरा, समुद्री कचरा, बदल रही अर्थव्यवस्था और बढ़ रही उम्मीद, कैसे? ये देखिए, थोड़ा सा पढ़ देते हैं, उसके बाद सीधा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो फैक्ट सारे दिए हैं ये क्वेश्चन में शामिल कर किए जा चुके हैं, तो यहाँ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में। दुनिया भर में देखिए, दुनिया भर में मत्स्य और जलीय कृषि से हर साल 2 करोड़ टन से अधिक कचरा निकलता है। देखिए, समुद्र से जहाँ हमें संसाधन प्राप्त होते हैं, क्या मत्स्य संसाधन, दवाइयाँ, औषधियाँ, है ना, खाद्य पदार्थ, उसके अलावा क्या होता है, समुद्र में हर साल कचरा भी फेंका जा रहा है। तो केवल जलीय कृषि से कितना कचरा जा रहा है? 2 करोड़ टन से अधिक कचरा निकलता है। और भारत में देखिए, अकेले भारत का हिस्सा लगभग 20 लाख टन है। तो कितना बड़ा ये कचरा निकलता है और कितनी इससे संभावनाएं हैं। क्योंकि एक कंसेप्ट आपने सुना होगा कि वेल्थ टू वेस्ट, वेस्ट टू वेल्थ, सॉरी, वेस्ट टू वेल्थ, अर्थात वेस्ट जो है कचरा से, ये संपत्ति या पूंजी कैसे बनाई जा सकती है। तो यही चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक उद्देश्य होता है कि कचरे से भी क्या हो सकता है, हम आर्थिक लाभ ले सकते हैं। आर्थिक लाभ के साथ साथ, जैसे आप जानते हैं, पर्यावरणीय लाभ भी होंगे। जब कचरे की सफाई होगी तो पर्यावरणीय लाभ भी होंगे और इसके अलावा क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ भी होंगे। देखिए, जब कचरा कम होगा, गंदगी कम होगी, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार आप कई डायरेक्शन में से सोच सकते हैं। किसी भी इकोनॉमी का टॉपिक है या कोई भी जनरल टॉपिक है, ज्योग्राफी का भी, जब भी उसके फायदे की बात है तो आप आर्थिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, है ना, सामाजिक लाभ, ये सब सोचने की कोशिश कीजिए, तभी एक अच्छा उत्तर होगा। कई डायमेंशन में आप सोच सकते हैं इससे। तो देखते हैं
क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सीधा उत्तर डिस्कस करेंगे। समुद्री कचरे से उत्पन्न ब्लू सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा को समझाइए। भारत के संदर्भ में इसके आर्थिक अवसरों, पर्यावरणीय लाभ और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले जैसे कि आपको बताया गया, एक छोटा सा इंट्रो लिखेंगे आप। इंट्रो में अगर कोई फैक्ट मिलता है तो सबसे अच्छा है, और अगर फैक्ट नहीं मिलता है तो आप इसको समझा दीजिए, जो भी उसका मेन कीवर्ड है। जैसे यहाँ पर क्या है, ब्लू सर्कुलर इकोनॉमी अर्थात नीली चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो नीली चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है आप ये बता सकते हैं। दूसरा इंट्रो कोई फैक्ट दे सकते हैं आप। तीसरा इंट्रो एक सामान्य सा इंट्रो लिख सकते हैं आप, अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो ज़्यादा समय इस गंवाने की जरूरत नहीं होती है इंट्रो के ऊपर। मैंने पहले बताया, आप कुछ इंट्रो पहले से तैयार रखिए, उनका प्रयोग कीजिए। बाकी जो इंट्रो नहीं याद आ रहे हैं, एक सामान्य से स्टेटमेंट लिखिए और आगे अपना जो मेन बॉडी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंक आपको यहीं से मिलते हैं। देखिए, ब्लू इकोनॉमी क्या है। ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग आर्थिक विकास, आजीविका और पारिस्थितिक संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात जो भी समुद्री संसाधन है, इसमें क्या है, मत्स्य उत्पादन हो सकता है, झींगा उत्पादन हो सकता है, या कोई भी वहाँ से समुद्र में क्या है, शैवाल वगैरह होते हैं, उनका उत्पादन हो सकता है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, खनिज उत्पादन वहाँ से हो सकता है। खनिज, आप जैसे पेट्रोलियम आप जानते हैं, पेट्रोलियम उत्पादन होता है, शैल गैस निकलती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, समुद्री संसाधन है। तो इनका उपयोग जब हम आर्थिक विकास के लिए करेंगे, आजीविका के लिए करेंगे अर्थात रोजगार वगैरह के लिए, और तटीय संरक्षण के लिए भी करेंगे, तो क्या होगा, ये ब्लू इकोनॉमी का पार्ट होता है सब। अब ये देखिए, या तो आप इतना इंट्रो लिख दीजिए, काफ़ी है इतना। अगर और अच्छा लिखना है तो आप ये शामिल कर लीजिए, या केवल इतना लिख दीजिए, क्योंकि आपको देखना होगा अगर 125 नंबर शब्दों का क्वेश्चन है तो आप इतना सा ही इंट्रो लिखेंगे, काफ़ी है। और अगर 250 शब्दों का अर्थात 12 अंक का क्वेश्चन है या 200 शब्दों में है तो आप थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, 4 से 5 लाइन भी। देखो, हाल ही के अध्ययनों के अनुसार विश्व में प्रति वर्ष 20 लाख टन समुद्री कचरा, जैव कचरा उत्पन्न होता है, जिसे पुनः प्रसंस्करण द्वारा मूल्यवान उत्पादों में बदला जा सकता है। तो यही चक्रीय अर्थव्यवस्था का काम होता है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था जब भी कहीं आता है, वो चाहे समुद्री हो या सामान्य हो, तो उसका आप एक ये डायग्राम बना सकते हैं, 3R डायग्राम जिसे बोलते हैं। 3R, ऐसे 3R होंगे इसमें। तो इसमें क्या होगा, रीयूज, रिड्यूस अर्थात कम करना, रीयूज मतलब पुनः प्रयोग करना, और रिसाइकिल, RecyCle रिसाइकिल अर्थात पुनः चक्रण करना। तो जब भी कोई कचरा है तो उसका क्या करेंगे, हम पुनः चक्रण करेंगे, उसको फिर रीयूज करेंगे अर्थात उसको प्रयोग करेंगे। हम उसको पुनः चक्रण से क्या करेंगे कि उसको इस प्रकार के उत्पाद में बदलेंगे जिससे उसका पुनः प्रयोग हो सके, रीयूज हो सके, और इस प्रकार क्या होगा, कचरे में कमी आएगी तो रिड्यूस होगा। तो यही चक्रीय अर्थव्यवस्था होती है। तो इसको आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, रीयूज ऐसे करके, देवनागरी लिपि में, है ना, रिड्यूस और रीयूज लिखा, रिड्यूस लिखा, और रिसाइकिल ऐसे लिख दीजिए आप। तो एग्जामिनर समझ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये डायग्राम आप बना दीजिएगा जरूर। तो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे देखते हैं, यह प्रवृत्ति सतत विकास लक्ष्य SDG 12 अर्थात रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन अर्थात संयमित उपभोग, और SDG 14 क्या होता है, 14 लाइफ बिलो वाटर अर्थात जल के नीचे जीवन होता है। तो जल के नीचे जीवन जो होता है, जैसे मछलियाँ, पेड़, वो जो शैवाल वगैरह होते हैं, वो सब जो जल के नीचे जो भी जीवन है उसको सही करने के लिए SDG क्या रखा गया है, 14। तो से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है क्या, कौन सी प्रवृत्ति, जो हमारी रिसाइकिल की प्रवृत्ति अर्थात पुनः चक्रण की प्रकृति है, ब्लू सर्कुलर इकोनॉमी जो। तो ये इन SDG से सीधा सीधा जुड़ी है। ये आप लिख दीजिए अपने इंट्रो में। अब इसने अवधारणा पूछी है कि अवधारणा को समझाइए। तो जो जो क्वेश्चन में पूछा है वही हम नीचे डिस्कस करते जाएंगे। तो अवधारणा करके आप ऐसे लिख दीजिए, ब्लू सर्कुलर इकोनॉमी अर्थात नीली चक्रीय अर्थव्यवस्था अवधारणा। ब्लू सर्कुलर इकोनॉमी का तात्पर्य क्या है, समुद्री कचरे जैसे मछली के अवशेष, जो मछलियाँ खा लेती है या मर जाती है एक दूसरे को, या बची रह जाती है जो मछलियाँ, उनके अवशेष, शंख, समुद्री शैवाल जो होते हैं, और अन्य प्रकार के जैव अपशिष्ट होते हैं, को वैज्ञानिक प्रसंस्करण द्वारा किस में बदलेंगे, खाद्य पूरक अर्थात फूड सप्लीमेंट्स, पशु आहार,
पशु आहार में बदल सकते हैं उसको प्रसंस्करण करके, उर्वरक बनते हैं इनसे, है ना, और औषधि और कॉस्मेटिक्स बनते हैं इनसे। तो जैसे उत्पादों में परिवर्तन करना ही क्या है, ब्लू सर्कुलर इकोनॉमी है, जिससे अपशिष्ट न्यूनतम हो। देखिए अपशिष्ट तो न्यूनतम हो ही जाएगी, क्योंकि जब कचरे को हम इन चीज़ों में बदल देंगे तो वो कचरा समाप्त हो जाएगा और संसाधनों का पुनः उपयोग सुनिश्चित हो। तो देखिए संसाधनों का पुनः उपयोग यहाँ हो रहा है, क्योंकि पहले जो अवशेष बचे हुए थे, इससे पहले भी किसी ने इनका उपयोग किया होगा, और बचे हुए अवशेषों का हम क्या कर रहे हैं, प्रसंस्करण द्वारा पुनः उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ये हो जाती है आपकी नीली चक्रीय अर्थव्यवस्था। अब आगे चलते हैं। आर्थिक अवसर, ये देखिए आर्थिक अवसर पूछा है, लाभ पूछा है और फिर चुनौतियाँ पूछा है। तो आर्थिक अवसर आप ऐसे ही लिखेंगे सीधा, और 3-4 आर्थिक अवसर लिख देंगे हेड ये ऐसे बुलेट पॉइंट में। तो ब्लू वैश्विक स्तर पर ब्लू इकोनॉमी से 2050 तक लगभग 5.1 करोड़ नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। तो देखिए कितना बड़ा आर्थिक अवसर है ये। दूसरा क्या है, छोटे स्तर की इकाइयों हेतु 20 से 40 करोड़ तथा वाणिज्य स्तर की पर 600 करोड़ से अधिक निवेश की आवश्यकता बताई जाती है। अर्थात देखिए जब कोई प्रसंस्करण के लिए, ब्लू इकोनॉमी के लिए कोई छोटी इकाई शुरू होती है तो उसमें इतना निवेश चाहिए। बड़ी को अगर कोई बड़ी कोई फैक्ट्री लगती है या बड़ी बड़ी यूनिट लगती है तो उसके लिए इतना करोड़ रुपए चाहिए। तो ये आर्थिक अवसर कैसे हुआ, ये आर्थिक अवसर कैसे हुआ, निवेश के रूप में अवसर हुआ। तो ये आर्थिक अवसर केवल कमाई नहीं है, एक निवेश का भी तो अवसर उसमें होता है ना। जैसे अब बाहर से कंपनियां आएगी, वो निवेश के लिए सोचेगी, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी एक आर्थिक अवसर है कि भाई निवेश करेंगे और पैसा कमाएंगे यहाँ से। या हमारे देश की कोई कंपनी अगर निवेश करती है। तो इसके बाद देखिए मत्स्य उत्पादन भारत में कितना है, लगभग 4.4 मिलियन टन है, 2023 का डेटा है, जिससे कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता है। तो जब इतना मत्स्य उत्पादन होगा तो ये इसको हम इस मत्स्य जो प्रोडक्ट है हमारे, उनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और आगे उसका प्रसंस्करण कर सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स, जैव औषधि और कॉस्मेटिक क्षेत्रों में वार्षिक दर कितनी हो रही है, प्रतिशत वृद्धि 7 से 10% सालाना ग्रोथ इसमें देखी जा रही है। इससे क्या होगा, कुछ निर्यात की संभावना बढ़ती है हमारी। तो जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी उतनी ज़्यादा निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो ये आप समझ लीजिए न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है। देखिए आप देखते होंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स है ना, इंग्लिश का शब्द है, अर्थात पोषक तत्व है। और शूटिकल्स ये होता है फार्मास्यूटिकल से मिलकर बनता है ये फार्मास्यूटिकल्स। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल शब्द जो है न्यूट्रिएंट्स और प्लस फार्मास्यूटिकल 2 शब्दों से मिलकर बनता है। न्यूट्रिएंट आपको पता ही है पोषक तत्व होते हैं, और फार्मास्यूटिकल अर्थात जो हमें क्या है औषधि के रूप में जो हम लेते हैं वो उत्पाद क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप च्यवनप्राश ले रहे हैं, है ना, तो वो क्या हुआ, उसमें न्यूट्रिएंट भी है और उसमें औषधीय गुण भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स। इस प्रकार बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल आते हैं, जैसे गोल्डन राइस आपने सुना होगा, तो क्या है वो हमारा पोषण तो देगा ही, और हमारे शरीर के अंदर विटामिन की कमी पूरी करेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जब कोई विटामिन की में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो दोनों तरफ का लाभ देते हैं उनको न्यूट्रास्यूटिकल्स बोल देते हैं। तो समुद्री उत्पादों से ये न्यूट्रास्यूटिकल्स काफ़ी मात्रा में निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, आयोडीन होती है, स्वास्थ्य को लाभ देने वाले शैवाल होते हैं, है ना। तो ये सब प्रोडक्ट हमारे वहाँ से नीली अर्थव्यवस्था से हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद पर्यावरणीय लाभ देखिए, ये समुद्री प्रदूषण में कमी आएगी, ये तो सीधा सीधा लाभ है। तटीय परिस्थिति का संरक्षण भी होगा। कचरे का पुनर्चक्रण से क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। देखिए जब समुद्र में कचरा घुल जाता है समुद्र के पानी में, तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस भी काफ़ी मात्रा में निकलती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी मात्रा में निकलती है। तो जब ये कचरा कम होगा तो CO2 और ग्रीन हाउस गैस जो है उनमें कमी आएगी, ग्रीन हाउस गैस। तो ये इसका पर्यावरणीय लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण को तो बल मिलेगा ही, विशेषकर प्रोटीन समृद्ध, और यहाँ पर आप आयोडीन भी लिख सकते हैं, आयोडीन समृद्ध, क्योंकि समुद्री उत्पादों से हमें आयोडीन भी काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा
पर्यावरणीय लाभ क्या होगा, SDG 14 जो डिस्कस किया था अभी, लाइफ बिलो वाटर अर्थात जल के नीचे जीवन की प्राप्ति में ये सहायक होगा। ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, चुनौतियाँ क्या क्या हैं समुद्र कचरे से। देखिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है कि ये कचरा जो है किसी एक प्रकार का कचरा नहीं होता है समुद्र में ना, वहाँ कुछ प्लास्टिक का होगा, कुछ क्या है नायलॉन के रेसे होंगे, जो जो ये जो नायलॉन के जो जाल होते हैं मछुआरे जो फेंक देते हैं वहीं में, वो कचरा होता है। कुछ कचरा क्या होता है, वो हमारे ये कच्चा तेल इत्यादि के रूप में होता है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में तेल भी स्प्लिट होता है समुद्र में। कुछ अन्य प्रकार का कचरा हो सकता है, जैसे लोहा लोहा या अन्य धातुएं जो है वो समुद्र के पानी में मिली हुई है। तो इसका क्या होगा, ये विभिन्न प्रकार का कचरा है ना। और इसका जब प्रसंस्करण हम करेंगे, जब इस कचरे को ठीक करेंगे, तो उसमें चुनौतियाँ सबसे बड़ी क्या आएगी, क्योंकि इसका केमिकल फार्मूला अलग है, इसका केमिकल फार्मूला अलग है इस प्रोडक्ट का। उदाहरण के लिए प्लास्टिक है, ये कोई निकिल का प्रोडक्ट बना हुआ है, या ये कोई पारा है, पारे का कोई धातु का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो जब इनसे हम कचरे का प्रसंस्करण करेंगे तो रासायनिक अस्थिरता के कारण बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इनको अलग से छटाई करनी, फिर अलग से प्रसंस्करण करना, तो ये कितना महंगा भी हो जाएगा और एक जटिल टास्क होती है। तो सबसे बड़ी चुनौतियाँ यही होती है समुद्री कचरे में। दूसरा क्या है, उच्च लागत, उच्च पूंजी लागत तथा छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय बाधाएं। देखिए ये इतना बड़ा काम है कि इसमें पूंजी की काफ़ी खपत होती है, और छोटे उद्योगों के लिए तो पूंजी सबसे बड़ी एक चुनौती होती है, जो हमारी MSMEs है। तो क्या होता है फिर, इसमें बड़ी कंपनियां ही भाग ले सकती है और MSMEs पीछे रह जाती है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। तीसरा क्या है, पर्यावरण, मत्स्य, खाद्य और औषधि विभाग की बहुस्तरीय मंजूरी 12 से 14 माह देरी हो जाती है। देखिए कितने लेवल की यहाँ मंजूरी लेनी पड़ती है, एक तो पर्यावरण की मंजूरी लेनी पड़ेगी, एक मत्स्य की विभाग की मंजूरी लेनी पड़ेगी, और प्लस क्योंकि हम इनसे खाद्य पदार्थ और औषधियाँ बना रहे हैं, तो हमें जैसे FSSAI है, इसकी भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। और जो भी हमारी दवाइयाँ वगैरह जो बनती है उसके लिए हमें क्या है, इस विभाग से, संबंधित विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो कई प्रकार की मंजूरी इसमें हो जाती है, इसलिए ये बड़ा डिले हो जाता है ये काम ना। उच्च उच्च मूल्य उत्पादों का सीमित बाजार, अब ये भी एक समस्या है, क्योंकि यहाँ क्या है, हमारे यहाँ गरीब जनता है, तो जो भी महंगे प्रोडक्ट होंगे उनका बाजार सीमित हो जाता है। तो और इनसे जो प्रोडक्ट बनेंगे, आपने देखा होगा कोड ऑयल, अगर आप कोड ऑयल के आप कैप्सूल लेते हैं तो बड़े महंगे होते हैं, जो मछली के तेल से बनता है, छोटी सी डब्बी लगभग 300 रुपये की आती है। तो आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, और इनकी जो है आप देखते होंगे सेल कम होती है, तो क्योंकि इनका बाजार सीमित होता है। तो ये भी एक चुनौती है भाई। कंपनी जब भी तो कंपनी क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था में जब भी तो रुचि दिखाएगी जब उसको कोई लाभ होगा। मान लिया उसने एक प्रोडक्ट बनाया और वो बाजार में उसकी मांग नहीं है ना, वो महंगा होने के कारण उसकी कोई मांग नहीं है, तो फिर क्या होगा, कंपनियां हतोत्साहित होंगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए सरकार को, तभी वो कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा। अब देखिए ये तो ठीक है। अब ये चुनौतियों के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, समाधान पूछे या ना पूछे, तो आपको समाधान बताने और सरकार क्या कर रही है वो बताना है। देखिए सबसे पहले तो भारत सरकार ने क्या किया है कि हमारे संविधान में ही, जब संविधान निर्माता थे उन्होंने ही, या उसके बाद भी संशोधन के बाद, जैसे ये क्या है 48A, ये तो संशोधन के बाद दोबारा जोड़ा गया था ना, ये पहले तो था नहीं था ये अनुच्छेद संविधान बनने के समय। तो क्या है, सरकारों ने क्या क्या किया है, संविधान में संशोधन किया और इनको एक दायित्व के रूप में एक्सेप्ट किया। तो अनुच्छेद 48A राज्य पर्यावरण संरक्षण क्या है, राज्य का दायित्व है। 51A जी ये करते हुए क्या है, नागरिकों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति करते हुए भी है। तो DPSP भी है और करते हुए भी है, तो ये देख लीजिए। तो ये सरकार के प्रयास किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। अन्य पहले क्या है, सीधी सीधी पहले भी शुरू की गई है, जो सीधे सीधे कचरे से निपटने के लिए की गई है और मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई है। इसमें सबसे बड़ी पहल यही है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, सब्सिडी दे रही है। उसके बाद सागरमाला कार्यक्रम, ये सागर से संबंधित है। और एक महत्वपूर्ण जो होता है, इसको आप जरूर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीति आयोग का एक ब्लू विजन है 2030 तक, कि हमें किस प्रकार से समुद्री अर्थव्यवस्था और समुद्री चक्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो आप संक्षेप में इतना लिख देंगे, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे की राह, ये बड़ी कॉमन सी होते हैं, ये आप हर जगह आप लिख सकते हैं। एकीकृत नियामकीय ढांचा और सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे क्या है,
यहाँ बताया था कि बहुस्तरीय मंजूरी जो होती है ना, इनके लिए एक सिंगल विंडो बना देनी चाहिए कि वहीं से सब कुछ जो भी निवेशक है या उद्योगपति है उसको परेशानी ना हो, एक जगह अप्लाई करे और सब उसको क्लियरेंस मिल जाए। तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, पीपीपी मॉडल होना चाहिए। देखिए, निजी कंपनी के भरोसे छोड़ेंगे तो वो केवल इसमें जो क्या है निवेश करने से हिचकेगी। तो सरकार को पीपीपी मॉडल अपनाना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अर्थात सरकार को निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, उनको फंडिंग करनी चाहिए और जो भी है वो लाभ साझा करना चाहिए और जोखिम भी साझा करनी चाहिए। और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप कंपनियाँ क्या है वो इनोवेशन लेकर आती है, वो नवाचार लेकर आती है ना। तो स्टार्टअप को भी बढ़ावा देना चाहिए। तटीय औद्योगिक क्लस्टर का विकास करना चाहिए जो स्पेशल इसी काम के लिए हों। इसके अलावा क्या है, अनुसंधान R&D में निवेश करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ R&D में निवेश कितना होता है, कोई केवल 0.7%, जो कि बहुत कम है, 1% से भी कम है। तो CISR जैसी संस्था जो है, INOT, इंडियन नेशनल ओशन टेक्नोलॉजी, ये जो संस्थाएं हैं ICAR, इनको प्रॉपर फंडिंग देनी चाहिए रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि ये इस दिशा में काम कर सके। तो ये सब होना चाहिए आगे की राह में। निष्कर्ष आप एक छोटा सा लिख सकते हैं, हरित रोजगार इससे सर्जन होगा, ये आप सीधा सीधा निष्कर्ष में लिख सकते हैं, और SDG की प्राप्ति होगी। अगर आप SDG ऊपर रिपीट कर चुके हैं तो आंसर राइटिंग का एक ये थंब रूल होता है, एक नियम होता है हमेशा कि आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट न कीजिए। तो फिर आप यहाँ निष्कर्ष में SDG मत लिखना, क्योंकि हम ऊपर कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका फिर अलग तरीके से आप एक निष्कर्ष देंगे, जैसे समुद्री कचरे का पुनः प्रसंस्करण भारत के लिए पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक समावेशन। देखिए, ये नया कीवर्ड हमने यहाँ यूज किया है, और हरित रोजगार, क्योंकि ये अभी ऊपर कहीं भी यूज नहीं किया, इसलिए आप एक दो कीवर्ड बचा के रखिए अपने निष्कर्ष के लिए। ठीक है। तो और हरित रोजगार सृजन का प्रभावी साधन बन सकता है। उपयुक्त नीति, तकनीक और निवेश के समन्वय से इस क्षेत्र में सतत विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ सिद्ध हो सकता है। तो ये एक छोटा सा आप निष्कर्ष ऐसे लिख दीजिए। निष्कर्ष में दो कीवर्ड आ गए आपके, एक ये और एक ये हमने ऊपर कहीं यूज नहीं किए हैं। अगर ऊपर SDG आप नहीं लिख पाते हैं, भूल जाते, तो आप यहाँ SDG जरूर लिखिए। SDG कौन सा, एटलीस्ट 14 तो आप लिखना ही लिखना, लाइफ बिलो वाटर वाला। तो SDG आप याद कर लीजिए सारे, मैंने बताया था पहले भी, आपके काम आएंगे निबंध में भी और आंसर राइटिंग के सभी पेपर में SDG काम आएंगे। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा? आप अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और इस ये PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, फोकस IAS-PCS के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए। और ये टेस्ट सीरीज GS3 की चल रही है, अच्छे मॉडल आंसर आपको दिए जा रहे हैं और टाइम से कॉपी चेक होती है। इससे जुड़ना है तो सीधा इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9811504781। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा ग्रो होगा चैनल, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं डेली, देखिए, और कॉपी आपकी अगले दिन चेक होकर मिल जाती हैं विद मॉडल आंसर। तो आज के लिए समाप्त करते हैं दोस्तों, इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।